बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस, टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कहाँ पे मौजूद होता है? हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में डिस्कस किया था। किडनी में हमने पिरामिड के स्ट्रक्चर में के बारे में भी डिस्कस किया था। अब उसमें स्ट्रक्चर जो किडनी का स्ट्रक्चर था उसमें पिरामिड मौजूद थे। उस पिरामिड में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये नेफ्रॉन का काम होता है कि वो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करे और यूरिन फॉर्मेशन करे और बॉडी से एक्सपेल आउट करे। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो नेफ्रॉन है वो किस तरह काम करती है और नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। एक किडनी के अंदर बात करें तो एक किडनी के अंदर तकरीबन ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं, यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर मौजूद होती है। जो किडनी है उसे दो में डिवाइड किया गया है, जो नेफ्रॉन है उसे दो में डिवाइड किया गया है। एक है जी रीनल कार्पोसेल और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। एक रीनल कार्पोसेल, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। हम सबसे पहले रीनल कार्पोसेल के बारे में डिस्कस करेंगे। रीनल कार्पोसेल में ये जो स्ट्रक्चर अंदर की तरफ हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल। ये खून की नाली है जो कि नेफ्रॉन के अंदर एंटर हो रही है। अब ये जो स्ट्रक्चर है कप शेप स्ट्रक्चर, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूं अगर, तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। और जो मैंने अभी बताया कि ये जो नाली आ रही है खून की नाली, इसे हम एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। और इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाती है नेटवर्क में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने इसको दोबारा कर दिया है, काफ़ी एक नेटवर्क बन जाता है ब्लड वेसल्स का, जिसे हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। और इसके अंदर से एक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, खून की नाली का स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है, इसे हम बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल, रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास ये खून की नाली का ब्लड वेसल है जो कि एंटर हो रही है इस नेफ्रॉन में बाउमैन कैप्सूल के अंदर, हम इसे एफरेंट आर्टरियोल बोलेंगे, और जो बाहर निकल रही है उसे इफरेंट आर्टरियोल बोलेंगे। और जो ये कप शेप स्ट्रक्चर है उसे हम बाउमैन कैप्सूल बोलेंगे। और ये जो आर्टरियोल अंदर जाकर इसके अंदर बाउमैन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, इसे हम ग्लोमेरुलस बोलेंगे। अब इसके आगे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है बाउमैन कैप्सूल तक, यहाँ से जो स्ट्रक्चर है ये रीनल कार्पोसेल का ख़त्म हो गया। उसके आगे हमारे पास यहाँ तक रीनल कार्पोसेल का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। इसके आगे जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले ये जो नेफ्रॉन बाउमैन कैप्सूल के बाद ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये ट्यूब काफ़ी बलदार है, जिसकी वजह से इसे हम कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये पहला पोर्शन है, पहले पोर्शन को हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर आ रहा है ट्यूब का, इसे हम बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। इसके बाद एक यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, और यू शेप स्ट्रक्चर के बाद ये जो ट्यूब है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इस वजह से इसे हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। इस स्ट्रक्चर को हम असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे। इसके बाद ये जो ट्यूब है ये दोबारा से कॉन्वोल्यूटेड हो जाती है। इस कॉन्वोल्यूटेड होने की वजह से इसे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया गया है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये ट्यूब जाकर एक बड़ी ट्यूब के साथ कनेक्ट हो जाती है। उस डक्ट को हम कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। अब कई नेफ्रॉन जो सी हैं इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ कनेक्ट होती हैं। कई नेफ्रॉन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से भी कनेक्ट हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। कई नेफ्रॉन के डिस्टल जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का पोर्शन है वो यहाँ पर आकर कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच हो जाएगा, इसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। कलेक्टिंग डक्ट के बाद कई कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलती हैं और हमारे पास जो बड़ी डक्ट बनेगी उसे हम बोलेंगे पेपिलरी डक्ट।
पेपिलरी डक्ट, कई इन पेपिलरी डक्ट मिलने के बाद ये स्ट्रक्चर दरअसल कहाँ पर जाकर ऊपर हो रहा होता है, रीनल पेल्विस, जो हमने लास्ट टाइम किडनी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में डिस्कस किया था। ये तो हमने इसकी बात कर ली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की। आगे हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी, अब फंक्शन ऑफ किडनी का जो यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने लगे। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का काम मैंने पहले बताया यूरिन फॉर्मेशन है। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, वो 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन है। प्रेशर के साथ ब्लड की फिल्ट्रेशन हो जाना, ब्लड का साफ हो जाना, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये एफरेंट आर्ट्रियोल की तरफ देखें तो इसकी जो डक्ट है उसमें थोड़ा सा मतलब ये बड़ी है, और अगर हम जो इस ग्लोमेरुलस में से जो एफरेंट आर्ट्रियोल निकल रही है उसकी नाली अगर देखें तो वो थोड़ी सी पतली है, यानी कि इसके अंदर ओपनिंग ज़्यादा है और इसके अंदर ओपनिंग कम है। तो जो ब्लड इसके अंदर से फ्लो करेगा तो ब्लड इसके अंदर से नेटवर्क से होता हुआ जब बाहर की तरफ निकलेगा, इस छोटी नाली की होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से नाम है प्रेशर। और यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जिस वजह से प्रेशर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ब्लड के अंदर हमें बताया वाटर भी होता है, साल्ट, यूरिया, ग्लूकोज, ये मौजूद होते हैं। जब ब्लड इतनी तेजी के साथ यहाँ से फ्लो करेगा तो ये वेस्ट जो मटेरियल है जो कि वाटर, साल्ट, यूरिया, ग्लूकोज है वो एंटर हो जाएगा बोवेन कैप्सूल के अंदर। बोवेन कैप्सूल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल एंटर हो जाएगा। ब्लड जो है, रेड ब्लड सेल्स और जो बाकी सेल्स हैं, उनका साइज बड़ा होने की वजह से वो इसके अंदर से मूव नहीं कर सकते, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स जो हैं सेमी परमिएबल का नेटवर्क जो है ब्लड वेसल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। इसके अंदर से ये ब्लड जो है वो पास नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो इजीली इसके अंदर से पास कर जाएगा और जाकर इकट्ठा हो जाएगा किसके अंदर, बोवेन कैप्सूल के अंदर। जो बोवेन कैप्सूल के अंदर मटेरियल इकट्ठा हुआ है, उस मटेरियल जैसे कि वाटर, साल्ट, यूरिया इकट्ठा हुआ है, उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये जो मटेरियल है ये आगे की तरफ मूव करेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आगे यू शेप स्ट्रक्चर, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, इसके आगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की तरफ मूव करेगा। अब जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, एक बात याद रखिएगा, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हम जिसे बोल रहे हैं उसमें से 99% जो मटेरियल है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। वो कैसे रीअब्जॉर्ब होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल ये मूव करेगी और ये मुकम्मल तौर पर इसने इसके इर्द गिर्द इसने स्ट्रक्चर आपके सामने शो कर रहा है, इसने इर्द गिर्द इसको मुकम्मल तौर पर अपने करीब किया होता है ताकि इसके अंदर से वो रीअब्जॉर्प्शन का अमल कर सके। अब ये जो फिल्ट्रेट है, मैं एक ब्लड वेसल यहाँ पर शो कर देता हूँ जी। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से जो वाटर और ग्लूकोज है वो शामिल हो जाएगा नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर अगर पानी की बॉडी में कमी हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर ग्लूकोज की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसके बाद जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है जिसे हम लूप ऑफ हैनल बोल रहे हैं, ये जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब है, अब ये जो वेस्ट मटीरियल डिसेंडिंग लिम्ब में मूव करेगा और डिसेंडिंग लिम्ब में ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो एंटर हो जाएगा इस एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। उसके बाद असेंडिंग लिम्ब में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट जो है वो एंटर हो जाएगा इस एफरेंट आर्ट्रियोल में, यानी कि ब्लड वेसल में। साल्ट जो है असेंडिंग लिम्ब में साल्ट रीअब्जॉर्ब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। डिसेंडिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो वहाँ पर दोबारा से जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब होता है और ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है।
इसके बाद जो बाकी जो वाटर बचता है या ग्लूकोज, जो यूरिया, जो हमारे पास साल्ट है, जो यूरिया है, वो कलेक्टिंग ट्यूब में एंटर होता है और कलेक्टिंग ट्यूब से पेपिलरी डक्ट से रीनल पेल्विस से यूरेटर में। तो ये वेस्ट मटेरियल यूरिनरी ब्लैडर में जाके टेम्परेरी स्टोर होगा और टेम्परेरी स्टोर होने के बाद वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब एक और जो हमारे पास स्टेप है वो ट्यूबुलर सेक्रीशन है। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या होता है कि जो ब्लड है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर शो करूँ कि ये हमारे पास ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर आयंस और क्रेटिनिन, इसके अलावा जो यूरिया है वो मौजूद होगा, वो ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगा, यानी कि डिस्टल में भी हो सकता है, प्रॉक्सिमल में भी। तो वो ट्यूब के अंदर एंटर हो जाएगा ताकि ब्लड का जो पीएच है उसे मेंटेन किया जा सके। जो ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है वो 7.35 या 7.45 है, और ये पीएच मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो नेफ्रॉन है, जो पीएच है, अगर वो चेंज हो जाए तो बॉडी सही तरह काम नहीं करती। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, नेफ्रॉन का, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन।